तो नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करने वाले हैं और बस 2-3 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे ये सेशन। जब भी लोग आप सब लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ सारे लोग, फिर हम लोग ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग समझेंगे कि हम अपने एज को कैसे बढ़ा सकते हैं, अप टू 100 ईयर्स तक हम लोग कैसे जी सकते हैं। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सत्र होगा ये लाइव सेशन हमारा। तो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट वेट करेंगे, हमारे साथ और बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो जैसे ही सब जुड़ते हैं हम अपना सेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो 5 मिनट के अंदर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग बने रहिए। फाइन, तो चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी लोग जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंफर्मेशन लेना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है कि नहीं, क्या मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। सो अगर आप मेरी आवाज़, मेरा ऑडियो अच्छे से सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप एक कंफर्मेशन डाल सकते हैं, मतलब आप एक मैसेज डाल सकते हैं लाइक आप मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है कि नहीं। यस, यस, फाइन। सो 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग, फिर अपना सेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे। फाइन, ओके, यस। सो इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। वेरी गुड, फाइन। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और होपफुली आप सब लोग अपने पेपर पेन के साथ बैठे होंगे, बिकॉज जो बातें मैं बताऊंगा हो सकता है आपको एक बार में सुन के वो सारी बातें समझ में ना आए, और जिसके कारण आपको हो सकता है एक बार में सारी बातें समझ में ना आए, जिसके कारण आप पॉइंट्स मिस कर सकते हो। सो अगर आपने कहीं पे लिखा होगा तो ये आपको हेल्प करेगा। आपको कभी भी आप जब भी चाहो तो आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। सो ऑलवेज बिलीव इन राइटिंग, मेरा ये मानना है। मैं हमेशा लिखने में विश्वास करता हूँ। सो लिख लीजिए। अगर आप कहीं पे बैठे हैं तो अच्छे से आप पेपर पेन लेके बैठिए। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे जगह पे बैठे हो
जहाँ पीसफुली आप इस सेशन को सुन सको और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आधे घंटे चलेगी और आधे घंटे में मेरी सारी बातें खत्म हो जाएंगी, बट जो आप आधे घंटे में आप सीखोगे दैट कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। वो आपकी सेहत को बिल्कुल बदल सकता है। बिकॉज आज का जो टॉपिक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सबको एक साथ गुड इवनिंग, शुभ संध्या, मेरा नमस्कार, संध्या नमस्कार। सो यस, तो अपने एक टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम अपने लाइफ को 100 साल तक कैसे जी सकते हैं, हाउ वी कैन लिव अप टू 100 ईयर्स। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक स्पिरिचुअल साइंस होती है हमारे बीच में, स्पिरिचुअल साइंस है। और स्पिरिचुअल साइंस में क्या कहा गया है, जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊं तो युग के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि युग कितने तरह के होते हैं। स्पिरिचुअल साइंस का मानना है कि ये सारी बातें प्रूवन है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। सो स्पिरिचुअल साइंस ने इसे प्रूव किया है अपने हिसाब से। सो 4 युग होते हैं, हम सब जानते हैं 4 युग होते हैं। सबसे पहला कौन? सतयुग। दूसरा क्या होता है? त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो माना जाता है कि जब सतयुग का वक्त हुआ करता था, सतयुग में सब लोग भगवान ही हुआ करते थे, ऑलमोस्ट सब लोग भगवान हुआ करते थे। तो सतयुग में जो औसत आयु होती थी एक इंसान की, वो 50,000 साल से 1 लाख वर्ष के बीच की होती थी। 50,000 साल से 1 लाख साल के बीच में हुआ करती थी एक औसत इंसान की जो उम्र है वो। फिर जब दूसरा युग चेंज आया, युग बदला, त्रेता युग आया, यानी कि श्री राम का युग आप कह सकते हैं। त्रेता युग में जो ये आयु है ये लगभग 10,000 वर्ष का आया। मतलब एक इंसान औसतन अपने जीवन में 10,000 वर्ष तक जी सकते हैं, राइट। फिर जब युग बदला और द्वापर युग आया, तो कहते हैं कि द्वापर युग में एक इंसान 500 से 1000 वर्ष के बीच में औसतन जी सकते थे। 500 से 1000 वर्ष के बीच में, राइट। अब जो कलयुग है, कलयुग में यह माना जाता है कि हम 100 वर्ष तक अपना जीवन जी सकते हैं, 100 साल तक हम जी सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम सच में 100 साल तक जी सकते हैं? क्या हम 100 साल सरवाइव कर सकते हैं? गंभीर बात है सोचने के लिए। सो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे हम एक हेल्दी जीवन बिता सकते हैं 100 वर्ष। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान एक बार लेके जाना चाहूँगा। तो आपको पता है विश्व भर में, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है जो ये मानती है, जिसका सर्वे है कि मोर देन 200 करोड़, यानी कि पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन है उसका 1/4 लोग ओवरवेट हैं। लगभग 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं अभी। हर 10 में से 7 व्यक्ति किसी न किसी क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको बताऊं, आज जो एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये पाया गया पूरे विश्व भर में कि दवाइयों पे लोग क्या खर्च कर रहे हैं, उसका एक मैं आंकड़ा आपको बताता हूं। 2015 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में पाया गया था कि पूरे विश्व भर में जो लोग हैं लगभग 4 लाख करोड़ रुपए अपनी दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं, दवाइयों पे या डॉक्टर्स पे खर्च कर रहे हैं। आफ्टर दैट जबकि 2022 में ये गणना हुआ तो 2022 में ये पाया गया कि ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 28 लाख करोड़ के आसपास जाने वाला है। 25 लाख से 28 लाख के बीच में, 25 लाख पकड़ते हैं। तो 25 लाख करोड़ का ये आंकड़ा यहाँ तक जाने वाला है। अब मैं आपको बताऊं, जब उसी आंकड़े को आगे लेके जाया गया और 2040 में जिसका अनुमान लगाया गया है, मैं आपको बताऊं 47 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली पाया गया कि लगभग 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ हम अपने सेहत पे खर्च करने वाले हैं, अपनी बीमारियों पे खर्च करने वाले हैं। वाह। तो मेरा सबसे गंभीर सवाल आपसे यह है कि क्या उस खर्च का हिस्सा आप बनना चाहेंगे? आप बोलेंगे नहीं, पर मैं आपको बताऊं 50% लोग, एक और आंकड़ा मैं आपको शेयर करता हूं, 50% लोग किसी न किसी बीमारी को लेके दवाइयों पे हैं अभी करेंटली।
50% लोग किसी न किसी बीमारियों के लेके दवाइयों पे हैं। तो हमारा जवाब तो ना ही होगा, लेकिन रियलिटी हमारे जवाब से कुछ और है। रियलिटी हमारे जवाब से कुछ और है। तो ये क्यों है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको जीवन शैली के बारे में आगे बताऊंगा, मेन फैक्टर्स कुछ बताऊंगा, और उसको बताने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, स्पेशली हमारे टॉपिक को लेके। सो फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि फ्रॉम हियर नाउ अब हमारा जो है एक्चुअली आज का सेशन शुरू होने वाला है। सो मैं फिर से आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि इफ़ पॉसिबल पेपर पेन के साथ बैठिए, सो दैट आप जो मेजर पॉइंट्स है उसे कहीं राइट डाउन कर पाए, वो मिस ना हो जाए आपसे। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए समझते हैं। सो पहले हम 3 टर्म्स को समझेंगे। ये 3 टर्म्स क्या है? सो पहला जो टर्म है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप लिख सकते हैं कहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा टर्म है लाइफ स्पेन, और तीसरा टर्म है हेल्थ स्पेन। ये 3 टर्म्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। आप आगे बढ़ोगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप इन चीजों को समझ पाओगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्या मैंने बताया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चलिए समझते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है। तो जो आपको अनुमानित, जो आप जिसका आप अनुमान लगाते हैं, अगर आपको लगता है, आप किसी का अनुमान लगाते हैं किसी को देख के कि ये 80 साल जिएगा, सो वो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हाँ, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया, तो आपने एक एक्सपेक्टेंसी दिया उन्हें, तो इसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। दूसरा टर्म क्या है? लाइफ स्पेन, मतलब एक्चुअली में उस पर्सन ने कितना लाइफ जिया, कितना समय बिताया, कितने दिन वो जिंदा रहे। तो दूसरा टर्म क्या है? लाइफ स्पेन। फिर से समझिए, और समझने वाली चीज है। पहला क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमने कितना एक्सपेक्ट किया है कि एक इंडिविजुअल कितना जिएगा। एंड द सेकेंड टर्म क्या है? लाइफ स्पेन, मतलब एक्चुअली में उन्होंने कितना दिन जिया। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हेल्थ स्पेन, हेल्थ स्पेन। थर्ड टर्म क्या है? हेल्थ स्पेन। तो अभी हम लोग इन तीनों चीज को समझेंगे। अब हेल्थ स्पेन क्या है? तो आपने जिस उम्र तक आप बिना किसी दवाई के सहारे आप हैं, मतलब जिस भी उम्र तक आपने किसी दवाइयों का सहारा नहीं लिया, उस उम्र तक आपका जो हेल्थ स्पेन के फेज में आएगा वो। जैसे मान के चले कि अगर आपकी आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष तक आप सेहतमंद हैं, और 30 वर्ष के बाद आपने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, मतलब आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई, कुछ भी परेशानी आपको हो रही जिसके कारण आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। सो अब क्या होगा कि 30 साल के बाद आपका जो लाइफ है वो हेल्थ स्पेन 30 साल से पहले खत्म हो जाएगा, और 30 साल के बाद अब जो आपका लाइफ, वो आप दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिजीज बीमारियों के साथ आपका जीवन चलेगा। सो 30 साल आपका जो जीवन है वो लाइफ हेल्थ स्पेन का पीरियड होगा। अब समझते हैं एक जो मेन चीज जहां मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा वो ये, और आप समझने की कोशिश कीजिए खुद से, ना कि सिर्फ सुनना है आपको मुझे। हाँ, सो अब आप समझिए कि जिस भी पर्सन का हेल्थ स्पेन ज्यादा होगा, उस इंसान का लाइफ स्पेन ज्यादा होगा। फिर से समझिए क्या मैंने कहा, ये बात समझिए आप, बहुत ही बेसिक है। मैं आज का जो ये सत्र चलेगा, ये इसका मेन बेस यही है। इन्हीं 3 चीजों पे बात करेंगे हम लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ स्पेन एंड लाइफ स्पेन। हाँ, सो बड़ा सिंपल है। जिस भी पर्सन का हेल्थ स्पेन ज्यादा होगा उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा। मतलब जिस पर्सन को जितना देर से दवाइयों पे डिपेंडेंट होंगे, जो उनका जो जीवन काल है वो उतना ही ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट? सो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हमें क्या करना है, हमें अपने हेल्थ स्पेन को बढ़ाना है। तो अगर हम लोग अपने हेल्थ स्पेन को बढ़ाते हैं, मतलब हम जितना दिन तक दवाइयों को अवॉइड कर सके अपनी जीवन शैली से, उतना ही ज्यादा हमारा लाइफ स्पेन बढ़ेगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। आई होप आपको समझ आ रही हो मेरी बात। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरल से सरल तरीके से आपको बता पाऊँ, बट कुछ एक टर्म होंगे जो थोड़े आपको समझने पड़ेंगे। चलिए और इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं। इफ आई टेल यू
हाँ, एक और मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ, इंस्ट्रक्शन की, अगर इसमें कहीं पे आपको अगर ऑप्शन आ रहा है इस लाइव को शेयर करने का तो आप ज़रूर करें, सो दैट आपके भी प्रोफाइल के और लोग भी हैं तो वो भी इस इंफॉर्मेशन सेशन का हिस्सा बन पाए, इस एजुकेशन सत्र का हिस्सा बन पाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम समझेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और थोड़े अच्छे से। हाँ, देखिए, WHO का एक सर्वे है और WHO का सर्वे में कुछ कंट्रीज पे ये सर्वे हुआ था। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो सर्वे हुआ, मतलब जो अनुमानित उम्र इंसानों की देखी गई है, WHO ने बताया कि वो 64 से 68 वर्ष तक है। अब मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि हम 64 वर्ष तक ही जिएंगे या 68 वर्ष तक ही जिएंगे। ये सब बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप अपने ऑर्गन्स को कितना प्रिजर्व करके रखते हैं। ये बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं आपको फर्दर बताऊंगा सेशन के आगे जैसे जाऊंगा मैं तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सो WHO ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर कुछ सर्वे किया। जब भारत में ये सर्वे हुआ तो पाया गया कि औसतन यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत के लोगों की, वो 64 से 68 वर्ष के बीच की है। अब कुछ लोग 80 वर्ष जी लेंगे, तो कुछ लोग 35 में भी तो चले जाते हैं। सो इन सबको मिला के औसत एक निकाला गया एक्सपेक्टेंसी भारत में, जो 64 से 68 वर्ष के बीच में आया। फाइन, क्लियर। जब ऐसा सर्वे जापान और सिंगापुर में किया गया तो वहाँ का जो एक्सपेक्टेंसी आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था, जापान और सिंगापुर का एक्सपेक्टेंसी लगभग 84-85 वर्ष आया। यानी कि वहाँ के लोग 84 से 85 साल जीते हैं एवरेज, औसतन। उसी तरह यूरोप का एक शहर है, मोनाको बोलते हैं उसको। सो मोनाको की जो एक्सपेक्टेंसी है वो 89 ईयर है। मतलब वहाँ पे एक इंसान लगभग अनुमानित 89 से 90 साल तक जीता है। इसी तरह एक आयरलैंड है, उसका नाम है ओकिनावा। सो ये जो ओकिनावा आयरलैंड है, आपको पता है वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 92 से लेके 100 ईयर तक। मतलब वहां के लोग लगभग 92 से 100 साल तक जीते हैं। तो ये कुछ एक मैंने जो आपको बताई, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं वहां पे आप बड़े आराम से जा पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं जो भी बातें बता रहा हूं, आप उसको उतना ही समझ में आएगा, जो जितने ध्यान से सुनेगा वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा। सो आपको पूरा ध्यान लगा के सुनना है सारी बातों को। और बिल्कुल भी अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर भटकेगा तो हो सकता है कि आप कुछ मेजर पॉइंट मिस कर देंगे और फिर आपको सेशन समझ में नहीं आए। सो ध्यान लगा के सुनिएगा। तो ये एक्सपेक्टेंसी जो मैंने आपको बताई, अलग अलग देशों की मैंने एक्सपेक्टेंसी बताई। अब समझने वाली बात है, मेन जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम तो सेम ग्लोब में हैं, हम तो सेम प्लैनेट में हैं, सब चीज सेम है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेंसी कम क्यों है? दूसरे देशों की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? सो अब मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूं। इसका मेन रीजन है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। अब लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हैं? क्या है लाइफस्टाइल का मतलब? लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं कि नहीं, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपके खाने में न्यूट्रिशन कितना है, जो भी हेल्दी प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, ये सब चाहिए, जो मिनरल्स आपको चाहिए, ये सब आपकी डाइट में है कि नहीं। अब बताऊं, हमारी जीवन शैली, हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो डाइट है, विश्व में सबसे बुरे डाइट में से एक है। भारत की एक्सपेक्टेंसी 125वें रैंक पे है पूरे विश्व भर में, 125वें रैंक पे है। तो हमारा खाना सबसे, कहते हैं कि हमारे खाने में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन हम लोग ही हैं। मतलब हमारे खाने में पोषण की जबरदस्त कमी है। विटामिन D3 बहुत बड़े लेवल पे कम पाया जाता है। भारतीय लोगों का एक सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था कि भारतीय लोगों के थाली 80% लोगों की थालियों में प्रोटीन नहीं है, या जितना प्रोटीन हमें चाहिए डेली बेसिस पे लीन बॉडी मास के अकॉर्डिंगली, वो हमारे डाइट में नहीं है। 80% एक बहुत बड़ा आंकड़ा। और प्रोटीन क्या है? हमारे शरीर की पहली कह सकते हैं कि फर्स्ट न्यूट्रिशन कुछ है, हमारे शरीर का पहला पोषक तत्व वो प्रोटीन ही होता है। सो इसके कारण, इन सब चीजों के कारण हमारी एक्सपेक्टेंसी कम हो गई। यानी कि हम लोग सब वैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेंसी अलग अलग जगह की बदल जाती है। अब इन चीजों को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको अभी एक सबसे सरल तरीके से समझाऊंगा। और ये जो एग्जाम्पल है, ये सुनने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्सपेक्टेंसी क्या है और हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है,
और हमारा जो स्पेन है, मतलब जो लाइफ स्पेन है वो कहाँ पे कम हो रहा है, उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो मैं आपको एक बोट थ्योरी से समझाना चाहूँगा। बोट थ्योरी बहुत इजी और बहुत सिंपल है, चलिए समझते हैं व्हाट इज बोट थ्योरी। तो नाव आप समझते हैं, आप होपफुली आप सब लोग समझते होंगे कि नाव क्या है, पानी का नाव, बोट तो समझते हैं। आप कहीं बोट से जा रहे हैं और बोट पे आप हो और आपके पास बहुत सारे आपने बर्तन रखे हैं, छोटे छोटे बर्तन, बड़े बर्तन और बड़े बर्तन, ड्रम्स भी आप रखे हैं बोट पे। अब इन ड्रम्स का क्या हम करेंगे वो हम समझेंगे अभी आगे। आपके बोट में एक होल हो गया है, एक छेद हो गया है। क्या हो गया है? होल, एक छेद हो गया आपके बोट में। तो अब होल से पानी जैसे जैसे आएगा बोट में, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा, आप आपका बोट, आपका नाव डूब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी अपने बोट को मान के चलते हैं कि हमारे बोट में एक होल हो चुका है, और अब हम अपने नाव को डूबने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिए, बहुत शानदार है। पहला विकल्प है कि हम उस होल के थ्रू जो पानी हमारे बोट में आ रहा है उसको हम बर्तन से बाहर की ओर फेंके। फर्स्ट ऑप्शन जो कि हम लोग ले सकते हैं, फर्स्ट एक्शन, यानी कि हम उसे बर्तन से उस पानी को बाहर करें, नाव से बाहर करें, बोट से बाहर करें, ताकि हमारा बोट डूबने से बच जाए। फर्स्ट एक्शन वी कैन टेक दिस। आफ्टर दैट, अब आप सोच के देखिए कि जब वो होल बड़ा हो जाएगा या मल्टीपल और छिद्र हो जाएंगे, और भी होल होंगे, तब उस पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बड़ा वाला बर्तन लेना पड़ेगा, बड़ा बर्तन यूज करना पड़ेगा, और एक साथ 4-5 बड़े बड़े होल्स हो गए तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो वो ड्रम जो हमने रखा था, ड्रम से पानी वापस बाहर करना पड़ेगा। अब देखिए सब चीजों को मैं कैसे कनेक्ट करता हूं, मजा आ जाएगा आपको। एक तो हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि क्यों ना उस होल को बंद कर दिया जाए, कैपिंग, उसको बंद कर दें, उस होल को ही, उस छिद्र को बंद कर दें, कैपिंग कर दें। तो ये दोनों ऑप्शन है। नाउ आप बताइए मुझे कि इस दोनों ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? क्या हमें उस बर्तन से उस पानी को, बोट वाले पानी को बाहर फेंकना है, या हमें कैपिंग करना है, उस पर होल को बंद करना है? बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग ऑलरेडी, आप सब लोग को पता होगा कि बेटर क्या है, बेटर विकल्प क्या है। बेटर विकल्प है कि उस होल को हम लोग कैपिंग कर दे, छिद्र को बंद कर दे। अब चलिए इन चीजों को हम अपने सेहत से, अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या है भाई, समझते हैं इन चीजों को। तो यहाँ जो बोट है वो है हमारा सेहत, हमारी फिटनेस, हमारी हेल्थ। बोट क्या है? हमारी हेल्थ है। वो जो ओशियन है, सी, पानी, समंदर, जिसपे वो बोट चल रहा है, वो है आपकी लाइफ, वो आपकी लाइफ। पानी क्या है? आपकी लाइफ है। बोट आपकी फिटनेस है। जो होल है, जो बोट में छिद्र हो रहे हैं, जो छेद हो रहे हैं, वो होल है बीमारियां, वो होल है बीमारियां। और जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं पानी फेंकने के लिए, वो है ट्रीटमेंट, वो है हमारा जो इलाज पद्धति है, वो हमारा ट्रीटमेंट है। अब ये चारों चीज आप समझ गए, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। वाटर क्या है? वो जो ओशियन है, सी है, वो क्या है? वो है हमारी लाइफ। एंड बोट जो है वो है हमारी सेहत। उसमें जो छेद हो गया है, होल जो है, वो है बीमारियां। और जिस बर्तन से हम पानी निकाल रहे हैं वो है ट्रीटमेंट। अब देखिए हमें क्या होता है, हमें जब एक बीमारी लगती है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सेहत में, यानी हमारे बोट में जब छेद हो जाता है तो और पानी आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम बर्तन का प्रयोग करते हैं, यानी कि दवाइयों का सहारा लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उसे बाहर करते हैं, यानी कि वो उस पानी को बाहर करते हैं बर्तन से। अब एक बीमारी है, अभी मान के चले मुझे कोलेस्ट्रॉल है, सो कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो अब क्या है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई बीमारियां आएंगी। कोलेस्ट्रॉल अगर मेरा बढ़ा हुआ है तो कल को मुझे मेरा कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है मेरा। तो अब क्या हो गया, एक छेद से 2 छेद हो गए। अब हमने क्या किया, 2 छेद हो गए, तो अब 2 डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, 2 बीमारियों की दवाइयां लेनी पड़ेगी। मतलब हमने बड़ा वाला बर्तन अप्लाई कर दिया उस पानी को बाहर करने के लिए। अब और बीमारियां लग जाएंगी, खाने पीने का पैटर्न ठीक नहीं है, कल को कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स हो जाएगा, बीमारियां बढ़ेंगी। तो
ऐसे क्या होगा, अब मान के चले मुझे 10 बीमारियां हो गई, 10 बीमारियां हो गई, अब 10 तरह की दवाइयां लेने, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे एक बार में 10 अलग अलग तरह की दवाइयों को एक साथ खाते हुए। सो बड़ी बीमारियां लग गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रम लगा रहे हैं, हाँ ड्रम से पानी फेंक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हो गई। अब तेज गति से, तेज वेग से पानी हमारे बोट को भर रही है, यानी कि हमारी नाव डूब सकती है, तो हम बड़े ड्रम से उसको पानी को फेंकना शुरू करेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि आपको कब तक पानी फेंकना पड़ेगा, बताइए। लाइफ लॉन्ग, राइट? लाइफ लॉन्ग हमें उस पानी को बाहर फेंकना पड़ेगा, और हम यही तो करते हैं। क्या आपने कभी कैपिंग ऑप्शन के बारे में कभी ख्याल किया, क्या आपने कभी विचार किया? नहीं। यानी कि हमें हर दिन पानी फेंकना पड़ेगा, हमें हर दिन दवाइयों के सहारे जीना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैपिंग पे तो ध्यान दिया ही नहीं, वो तो छेद बंद ही नहीं हुआ है, और हमें ऐसे ही बर्तन लगाने पड़ेंगे, और फिर एक समय इतना बड़ा वो उसमें छेद हो जाएगा, मतलब आपका बॉडी उस स्टेट पे पहुंच जाएगा जहां आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े बर्तन भी फेल हो जाएंगे, आपका नाव डूब जाएगा। हाँ, हम ये गलती कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि वो तीन फटाफट से, कि कौन से तीन ऐसे होल्स, मेजर 3 होल्स कौन से हैं जो हमारे इस बोट में पानी को भर रहे हैं, यानी हमारा बोट डूब सकता है, जिस कारण से कौन से ऐसे फैक्टर है। नंबर 1, एजिंग, उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना एक ऐसा फेज है, एक ऐसा होल है जिससे हम सबको गुजरना है ना। और उम्र, जब आप एजिंग को भी हम 3 अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, 3 लेवल में बांट सकते हैं। तो पहला जो लेवल होता है एजिंग का, तो उसमें क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। फर्स्ट लेवल जो एजिंग का होता है, उसमें आपके बाल ग्रे होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, एंड आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब उम्र के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ कई सारे, जैसे अल्जाइमर होना, हम लोग भूलते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन वगैरह, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जब कॉग्निटिव डिक्लाइन का हिस्सा है। यानी कि जैसे आपका एज बढ़ता है, आपके कुछ होल्स होने शुरू हो जाते हैं, राइट। फर्स्ट होल मतलब फर्स्ट लेवल में, एजिंग में फर्स्ट लेवल है, जिसमें क्या है कि मतलब फर्स्ट होल है, एजिंग एक बड़ा होल है, और उसके 3 अलग अलग लेवल्स हैं। तो फर्स्ट लेवल में हमारा हेयर ग्रे होना, बाल पकना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो उम्र के साथ साथ होनी शुरू हो जाएंगी। चेहरे पे रिंकल आना, छाइयाँ आना, ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है। हालांकि इसको हम लोग अपने डाइट से कहीं हद तक इसे पीछे धकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डाइट में कोलेजन सही मात्रा, ये अलग चैप्टर है, मैं कभी और बताऊंगा आपको। सो मेन चीज़ क्या है, हमें हमारे ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखना है। फिर से मैं आपको एजिंग पे बताने से पहले ये बताऊँ कि जब तक आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, तब तक हम सर्वाइव करेंगे। लेकिन जिस दिन हमारा ऑर्गन शट डाउन हो जाएगा, हमारा ऑर्गन फंक्शनल नहीं रहेगा, ऑपरेशनल नहीं रहेगा, तो हमारी जो बोट है वो डूब सकती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू तब से बोट के बारे में। सो हमारा बोट डूब सकता है। तो लेवल 1 है। लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 होता है जहाँ पे हमारे ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन हमारे काम करना बंद कर देते हैं, डायबिटीज आना शुरू हो जाता है। ये मतलब ऑर्गन्स लेवल 2 पे जाते हैं तो हमारे कुछ ऑर्गन्स के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। ये लेवल 2 है एजिंग का। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो कुछ चीज़ें उम्र के साथ भी आती हैं कई बार। और जो लेवल 3 है, लेवल 3 है और ये मेन चीज़ है। अब लेवल 3 पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि लेवल 3 क्या है। सो लेट मी चेक इट फर्स्ट। ओके फाइन। सो थर्ड जो है फेज, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और मेन मैं वहीं पे आपका 5 मिनट लूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो मेन होता है सेल्यूलर लेवल। हमारे बॉडी का सेल्यूलर कैसा है, सेल्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी कैसी है, ये एज के साथ, ये जो एज के साथ सेल्यूलर सर्विसेज चेंजेस उसमें आती हैं, वो फ्लक्चुएशन आता है उसमें। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि क्या हो सकता है, सेल्यूलर क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज आवर सेल्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिकाएं, जिसे हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाती हैं। अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो भी हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन्स टिश्यूज सेल्स से मिलके बने हैं। यानी कि सेल्स क्या है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी। अगर सेल्स
क्योंकि सेल से ही सब कुछ बना है। हमारा शरीर 100 ट्रिलियन सेल्स से बना है। 100 ट्रिलियन सेल्स, बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत है। तो समझने की बात है, अगर हमने अपने आप को सबसे निचले इकाई में ही अगर हमने अपने आप को स्वस्थ रखा, सेहतमंद रखा, दैट मीन्स हमारा ऑर्गन्स प्रिजर्व रहेगा। समझिए, हमारे ऑर्गन्स क्या चीज से बनते हैं? हमारे ऑर्गन्स बनते हैं सेल्स से, वो सबसे छोटी इकाई है। और अगर हमने अपने सेल्स को हेल्दी रखा, हमने अपने सेल्स को एक्टिव रखा, तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे और हम अपने ऑर्गन्स को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? राइट, यस, जिससे हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी और हम अपने एज को बढ़ा सकते हैं। दिस इज एन अमेजिंग थिंग। अब समझने की बात है, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो हम लोग अपने एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। नाउ जो मैंने आपको सेलुलर के बारे में बताया, हमारे सेल्स के अंदर अब होता क्या है वो समझते हैं। ये तो हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे सेल्स हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं। हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी फैक्ट्रीज होती हैं, एनर्जी फैक्ट्री होती है जिसको लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सेल के अंदर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और वही है मेन चीज जिसके सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया जितनी एक्टिव है, जितने अच्छे से फंक्शन कर रही है, वो उतना ही एक्टिव, उतना ही एनर्जेटिक होगा। उसके जो ऑर्गन्स हैं वो उतने ही अच्छे तरीके से ऑपरेशनल होंगे जिनके माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से फंक्शनल हैं। राइट, सो अब क्या होता है, आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेल्स के अंदर ही बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं, जो कि आपको अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग तरीके से आपको सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। जिसमें से बहुत सारे होते हैं, जिसमें से मैं एक का नाम आपको लेना चाहूंगा। ग्लूटामाइन कहते हैं। ग्लूटामाइन क्या होता है, ग्लूटाथाइन, वो आपके सेल्स के अंदर पाया जाता है और आपके एजिंग को स्लो करता है। यानी कि आप बहुत जल्दी ग्रो नहीं करें, आपके एजिंग को स्लो करता है। बट होता क्या है कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियाज है वो डेड होने लगती हैं। हमारे सेल्स के अंदर की माइटोकॉन्ड्रियाज वो डेड होने लगती है, और इसके रीजन बहुत सारे रीजन है, जो कि मैंने आपको बताया, अपने जीवन शैली के बारे में बताया, जो मैं आपको लास्ट में जब चेकलिस्ट बताऊंगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमारे जो है डेड होने लगती हैं, जिसके कारण हमारी एजिंग अर्ली हो जाती है। अब सिंपल है, अब देखिए, अगर आपको आप अगर एनर्जी फील नहीं करते हैं, आप सुस्त फील करते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं, दैट मीन्स, मैं आपको इंडिकेशन पे लेके जाऊंगा। हमारी तीन तरह से इंडिकेशन हमारी बॉडी कैसे देती है, फिर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो हमारा जो हमारा बॉडी शट डाउन होने लगता है, हमारी एनर्जी जाने लगती है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप मेरे साथ एक बार समझने की कोशिश करिए कि रात के 10 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, और पूरे दिन काम करने के बाद, आपको बताया मैं इतने सारे सेशंस करता हूँ, हमारे दिन भर बहुत सारे सेशंस होते हैं, करने के बाद भी 9:30 बजे यू कैन सी माई एनर्जी लेवल, और अब आप अपने एनर्जी लेवल से मैच कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी उतनी एनर्जेटिक नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी एक सिग्नल आपको भेज रही है। राइट, तो सिग्नल आपकी बॉडी 3 तरीके से भेजेगी, 3 तरीके से सिग्नल को भेजेगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज और बता देता हूँ। तो अब हम कैसे अपने सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज, जो हमारी एनर्जी फैक्ट्री है, उसको सस्टेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब ऐसा कुछ होगा तो आपकी बॉडी थोड़े छोटे आपको कुछ इंडिकेशन देंगी, जैसे कि सबसे पहले तो कि हाइजीन रहिए, खुद को हाइजीन रखिए आप। अगर आपके कई सारे लोगों के मुंह से स्मेल आता है, या उनका स्वेट बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रिंक कर रहा है, बहुत तेज उससे गंध आ रही है, ये सब कहीं ना कहीं सिम्टम्स है, लक्षण है कि आपके बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। ये टॉक्सिन्स आपके माइटोकॉन्ड्रियाज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, यही टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स कहाँ से आता है? आप टॉक्सिन्स को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, डर्ट, पॉल्यूशन, ये सब आता है। उसके अलावा हमारे खाने पीने की जो पद्धति है, हमारी जो भोजन पद्धति है, वो भी महान है। हमारे खाने पीने में केमिकल, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों का इतना प्रयोग हो रहा है। हमारे खाने पीने में इतने सारे प्रोसेस्ड फूड, हम कितना सारा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। आज
कोई भी ऐसा घर नहीं है जिनके यहाँ पे पैकेज्ड फूड नहीं बन रहा है। हमारे घर में पैकेज्ड फूड आ रहे हैं। जिन चीज़ों को पैकेज कर दिया गया वो मोस्ट प्रोबेबली वो सारी चीज़ें क्या है, प्रोसेस्ड हो चुकी है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव आई शुड से, वो क्या हमारे शरीर में रहेगा नहीं? हम खाते हैं और खत्म हो जाता है? नहीं, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे रहता है। वो टॉक्सिन्स का निर्माण करती है जो हमारे सेल्यूलर लेवल पे हमारे बॉडी को हानि पहुंचाती है, हार्म करती है, जिसके कारण हमारी एनर्जी फैक्ट्री डैमेज हो रही है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हमें अपने आप को हाइजीन रखना है। टॉक्सिन्स अगर हमारे बॉडी में बन रहे हैं, उन्हें टॉक्सिन्स को निकालना है। टॉक्सिन्स को निकालने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता भी नहीं सकता, अभी नहीं। हम में से जो लोग डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड हैं, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई इन चीज़ों के बारे में। और जो लोग सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे साथ एक हेल्थ की जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, फर्दर बन सकते हैं। आप हमारे टच में, हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं। क्या प्रोसेस है वो आपको पता चल जाएगा। एक पॉइंट पे आते हैं एंड हाँ, तो हमें हाइजीन रहना है, हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। खाने में न्यूट्रिशन देखिए आपका है कि नहीं, सारे जो मूलभूत जो ज़रूरत है, जो खाने पीने में पोषक तत्वों की, उसको पूरा करिए, वो है कि नहीं, उसको चेक करिए। आप अपने स्लीप साइकिल को ठीक करिए। एवरीथिंग वो राइट ऑन, कहते हैं ना कि एकदम पॉइंट पे होनी चाहिए। आप ऐसा करोगे तो आप सेलुलर लेवल पे आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हो और आपके ऑर्गन्स प्रिजर्व रहेंगे फॉर लॉन्गर टाइम। हाँ, तो पहला होल क्या था? पहला होल था एजिंग। उम्र के साथ साथ आपके नाव में ये छेद हो सकती है। सेकेंड होल क्या है? वो है डर्टी जीन्स। डर्टी जीन्स का क्या मतलब है? हम कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि किसी को डायबिटीज हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरा तो 30 साल उम्र हो गया। या बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेरे मम्मी पापा को है तो मुझे हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत फ्यूअर केसेस ऐसे हैं टाइप 1 जहाँ पे डायबिटीज़ होता है। तो अब टाइप 1 के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसमें तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। बट टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, लोगों में 80 to 90% जो डायबिटीज़ हो रहे हैं वो टाइप 2 के डायबिटीज़ हो रहे हैं। और हम उसे जोड़ लेते हैं कि हमारे माता पिता को था या है तो मुझे भी हो गया, या हाँ 35 साल के बाद तो हो ही जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी सेल्यूलर जो है, आपकी सेल्स को आपने हेल्दी नहीं रखा, आपकी जीवन शैली ठीक से नहीं रही, आपने गलतियां की हैं जिसके कारण आपका मैंने क्या बताया था शुरू में, हेल्थ स्पेन आपका कम हो गया है। आपने कुछ गलतियां की हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। हम लोग जीन्स को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये प्रूवन है, रिसर्च किया हुआ है, केवल 10 से 20% ही बीमारियां जो हो रही हैं वो होती हैं वो जीन के कारण होती है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग उसे इतने बड़े लेवल पे ऐसा जोड़ के रखते हैं कि नहीं मेरे घर में हो गया, मम्मी को कोलेस्ट्रॉल था, पिताजी का कोलेस्ट्रॉल था तो मेरा भी कोलेस्ट्रॉल। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मानसिक बंधन से बाहर आइए आप। ये जो आपने सोचा है, इस सोच से खुद को फ्री करिए। ऐसा नहीं है। आप अपने लाइफ के किसी भी फेज पे हेल्दी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करके खुद को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले कि क्या ज़रूरी चीज़ें, क्या मूलभूत चीज़ें जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो बेसिक्स आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। अब चलिए थर्ड होल के बारे में आपको बताता हूँ। और ये जो होल है, थर्ड होल, ये सबसे ज़रूरी है इसके बारे में बात करना, बिकॉज हम सब लोग करते हैं ये गलती। जानना चाहेंगे क्या? यस। और ये है इग्नोरेंस। सबसे बड़ा जो होल है वो है इग्नोरेंस। हम सब लोग बहुत इग्नोरेंट हैं। अब समझिए क्यों है हम लोग इग्नोरेंट। आप में से किसी को पता है कि इंसानी शरीर की कीमत क्या है? आपका जवाब होगा प्राइसलेस है। ह्यूमन बॉडी तो प्राइसलेस, इसकी कीमत नहीं लगा सकते। आप में से ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे। यस, ये सच है, सही भी है। बट मैं आपको बताऊं, ये प्रूवन है, ये ऑलरेडी इन चीज़ों पे जो है, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रूवन हो चुकी है। ये प्रूव है कि इंसानी शरीर के हर एक ऑर्गन्स को अगर इंडिविजुअली उसे सेल किया जाए, उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, जो उसके पेइंग वैल्यूज होंगे, अगर उसके अकॉर्डिंगली उसे सेल किया जाए तो पूरे शरीर की कीमत अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ होगी।
यानी कि आपके हर एक ऑर्गन्स को अगर एक एक करके, सारे हेल्दी ऑर्गन्स आपकी बॉडी में हैं, और अगर हर एक ऑर्गन को सेल किया जाए इंडिविजुअली, तो क्या होगा, उस आपकी पूरी बॉडी की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए लग जाएगी। अब समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट? 400 करोड़ की आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। अब शरीर छोड़ दीजिए, आप अपना बॉडी छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी, आपके पास घर है, चले मानते कि आपके पास बहुत शानदार महल है, 400 करोड़ रुपए का महल है, या आपके पास सोना है 400 करोड़ रुपए का, तो आप उसे क्या करेंगे? सोने को ऐसे घर में छोड़ के दरवाजा खोल के जाएंगे बाहर, कि उसका रख रखाव करेंगे, देखभाल करेंगे? करेंगे ना? घर का देखभाल करेंगे ना? गार्ड्स लगाएंगे, 3-4 गार्ड्स को अलग से सैलरी देंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे वहां पे, हर तरह से आप उसका ख्याल रखेंगे। एवरी सेकेंड आप एक बार रिव्यू करेंगे कि देखें मेरा प्रॉपर्टी ठीक से तो है, तो नहीं है कि नहीं है, कोई और क्लेम तो नहीं कर रहा है, मतलब आप पूरा ध्यान रखेंगे अपनी प्रॉपर्टी का। बट हम अपनी सेहत के केस में इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंट बन जाते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग, हमारे पास 400 करोड़ की संपत्ति है और हम उसका क्षय कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सो आपको सोचने की जरूरत है, क्या आप इग्नोरेंट हैं? और अगर आप इग्नोरेंट हैं तो आप कब से केयरफुल होने वाले हैं अपने बॉडी को लेके? विचार करिएगा इस पे। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। और जब मैं आपको चेकलिस्ट अभी बताने वाला हूँ, चेकलिस्ट जब मैं बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, राइट? तो अब समझते हैं कि जब हम इग्नोरेंट होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है हमारे साथ। समझिए, हमें पता है कि हम इग्नोरेंट हैं। अब इग्नोरेंट जब हम बनते हैं तो इसके भी 3 फेजेस हैं। जब हम इग्नोर करते हैं चीजों को, तो ये फिर 3 अलग अलग सिग्नल्स हमें देती है, 3 अलग अलग लेवल पे। समझने की कोशिश करिए, हमारा सेशन अंत की ओर जा रहा है, अभी हम लोग फिनिश करेंगे 5-10 मिनट के अंदर। सो ध्यान से सुनिए इन चीजों को, अदरवाइज आपकी कोई कंक्लूजन पे नहीं जा पाएंगे, राइट? तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जब आप इग्नोरेंट होते हैं आपकी बॉडी 3 सिग्नल्स देती है। अब इन सब चीजों को हमें कनेक्ट करना है एक्सपेक्टेंसी से, कि अगर हमने उन सिग्नल को नहीं ध्यान दिया, उन सिग्नल पे, तो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि हम 100 साल जी तो सकते हैं, लेकिन जीते नहीं है। क्यों भारत की औसत आयु, क्यों भारत की एक्सपेक्टेंसी 64 से 68 साल ही है? ये सब रीजन है जो मैंने आपको अभी बताया पीछे, और अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो आपकी बॉडी 3 सिग्नल देगी। क्या देगी? सबसे पहले आपकी बॉडी आपको आपके एनर्जी लेवल से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कुछ संकेत दे रही है। तो आपका एनर्जी लेवल पहले से डाउन हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। जो काम आप पहले बड़े आराम से कर सकते थे, अब आपसे नहीं होता है, आपको ब्रेक लेना पड़ता है। पहले आप शादियों में 2 घंटे कंटिन्यू डांस कर लेते थे, आज 10 मिनट करने के बाद भी अगर आपके पसीने छूट रहे हैं, मतलब आपका बॉडी आपको इंडिकेशन दे रहा है, फर्स्ट इंडिकेशन। और ये इंडिकेशन होता है योर बॉडी रिक्वायर प्रॉपर न्यूट्रिशन, योर बॉडी रिक्वायर प्रॉपर डाइट। ये पहला जो इंडिकेशन होता है, जहां आपकी शरीर ये संकेत देती है कि आपका शरीर पोषण मांग रहा है। लेकिन हम देते हैं क्या पोषण? नहीं। हमारा शरीर मांग रहा है सारे विटामिन D3, विटामिन B12, एवरीथिंग, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन, मतलब एवरी न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी की जरूरत है वो आपका बॉडी मांग रहा है, बट हम ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट लेवल पे मैं बताऊं आपको, रिसर्च कहता है कि पहले लेवल पे 95% लोग इग्नोरेंट होते हैं। फर्स्ट लेवल पे कब? जब आपकी बॉडी को एक्चुअली न्यूट्रिशन चाहिए होता है बड़े मात्रा में, तो हम देते नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को वह न्यूट्रिशन चाहिए जो मैंने आपको बताया, और हम लोग देते क्या है? हम लोग देते हैं हमारा घर का खाना, तेल, मसाला, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें। अब इसमें क्या होता है, अब आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने बाइक में जो पेट्रोल से चलती है उसमें डीजल डालोगे तो क्या होगा? आपके बाइक का क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली यही हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए होती है हम देते नहीं हैं, और वो हमें बीमार करती है, और इस मशीन की जो है दुर्दशा हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ये मशीन खराब होने लगती है, हमारी एक्सपेक्टेंसी कम होने लगती है जब हम लोग अपने इस मशीन में गलत फ्यूल डालते हैं। तो
राइट। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरी करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अंत तक रहिएगा। जो लास्ट लाइन में बताऊंगा वही सबसे मेन होगा आज का, जो लास्ट लाइन होगा। 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे सेशन। 1 घंटे और करें सेशन, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस चलिए, तो जो लोग चाहते हैं कि मैं 1 घंटे और सेशन करूँ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। नहीं, 5 मिनट चलेगा हमारा सेशन। चलिए, सो ये था लेवल 1। लेवल 2 पे क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, हमने न्यूट्रिशन दिया नहीं। लेवल 2 पे हमारी बॉडी को जंग लग जाता है और आवर बॉडी गॉट रस्टेड, जंग लग जाता है। अब ये क्या होता है, हमारा शरीर कुछ इस तरह से बनाया गया है जिसमें हमें डेली कम से कम 10 से 12,000 स्टेप्स चलने की ज़रूरत है। कम से कम 8-10 किलोमीटर आपको चलने की ज़रूरत है। हमारा शरीर बिल्कुल एक मशीन है। जब भी आपको अपने शरीर के बारे में कुछ समझना हो, किसी मशीन से कंपैरिजन कर दीजिए, आपको किसी से के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे? हमारा शरीर एक मशीन है। तो मशीन से मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास बहुत सुंदर सा कोई मशीन है, आपने उसका यूज़ नहीं किया, तो क्या वो पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा? द आंसर इज यस। और हमारे बॉडी के साथ भी वही होता है, हमारी बॉडी में जंग लगनी शुरू हो जाती है। और जब जंग लगती है तो क्या होता है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां आनी शुरू होती हैं। शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दवाइयां। क्यों? हम तो बॉस है ना, इस मशीन का तो हम बॉस हैं, है कि नहीं है? इस मशीन के हम लोग बॉस हैं। तो हम लोग बोलते हैं शट अप, तुम मत बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा तुम्हें। तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा दवाइयां। हम तो बॉस हैं, हम तो मास्टर हैं। तो हम अपने बॉडी को देते हैं दवाइयां और हमारी बॉडी चुप करके बैठ जाती है फिलहाल के लिए, है ना। और ये क्या करती है, ये चीजें, ये एक्टिविटी हमारे बॉडी को तीसरे लेवल पे लेके जाती है, 3rd लेवल पे लेके जाती है, जो सबसे बुरा होता है। और हम में से 99% लोग तब जाके एक्शन लेते हैं। और वो 3rd स्टेज क्या होता है, जब हमारा ऑर्गन शट डाउन हो जाता है। बहुत से अलग अलग ऑर्गन शट डाउन हो जाते हैं, हमारे बॉडी के कई सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है, उसके शटर लग जाते हैं। तब जाके हम लोग एक्शन लेते हैं, तब जाके हम लोग कदम उठाते हैं। जैसे अब डायग्नोस हो गया शुगर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब तो डायग्नोस हो, अब हम लोग मीठा खाना बंद करेंगे, ये वो। अरे यार, ये चीजें आपको पहले करनी चाहिए थी, जब आपका बॉडी 1st लेवल पे सिग्नल आपको दे रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फैट्स खाना बंद कर देंगे। पहले नहीं किया हमने, बाद में हमने करना शुरू किया। कब? जब 3rd लेवल में आ गए। तो हम में से, सुनिए ध्यान से, हम में से ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सब लोग 3rd फेज पे जाके एक्शन लेते हैं। और इन्हीं चीज पे आपको विचार करना है कि आपको एक्शन कब लेना है। तो आपको अगर अपने लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़े, आप भी 100 साल तक जिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें अपने ऑर्गन्स को प्रिजर्व करना है। ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए सेल्स को एक्टिव रखना है। सेल्स को हेल्दी एंड एक्टिव रखने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। हमारे लाइफस्टाइल में जो सबसे मेन चीज है वो है हमारा डाइट, क्योंकि 80% हमारे फिटनेस में जो रोल प्ले है वो हमारे डाइट का होता है। तो हमारे डाइट का ध्यान रखना है। तो अपने डाइट को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस चीज पे। आप हर चीज के लिए ध्यान देते हैं हम, लेकिन हम अपने सेहत को लेकर इग्नोरेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया, हमें ज्यादा लोग इग्नोरेंट होते हैं अपने सेहत को लेकर। सो आज ही अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, कुछ वक्त निकालिए। और कोई भी, अगर आपके संपर्क में कोई भी ऐसे कोच हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ कोचेस भी हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि वे कोचेस सच में कोचेस हैं या फेक कोचेस हैं। आज सोशल मीडिया के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि फेक इन्फ्लुएंसिंग बहुत बढ़ गई है। आपको हर जगह कोई ना कोई 2-4 सलाहें देते हुए आपको मिल जाएगा। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सलाह है। आज देखिए, लोग गलत बातें बस सुनने में अलग लगे, सुनने में बस अलग लगनी चाहिए, और वो लोग बोल के रील्स बना देते हैं और उस पर मिलियंस में व्यूज जाते हैं। क्यों? ये कुछ नया हमने बोला, पर क्या आपने कभी रिसर्च किया? नहीं। ये फेक इन्फ्लुएंसिंग आज के टाइम में बहुत बढ़ गई है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए अपना फेक इन्फ्लुएंसिंग से। कुछ भी कहीं भी सुन के उसे इम्प्लीमेंट मत करिए अपनी बॉडी पे, उस पर रिसर्च करिए
एंड अगर आपके जानने में कोई ऐसे प्रूवन कोच हैं तो आप ज़रूर उनसे संपर्क करिए जो आपकी सेहत का, आपकी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। अब मैं आपको आपका चेकलिस्ट आज का दे रहा हूं और इन चीज़ों को मैं एक एक करके बोल रहा हूं और आपको टिक करना है, मिलाना है, ये चीज़ें आपसे खुद को रिलेट करनी है। अगर आप इन चेकलिस्ट में पास होते हैं तो आप हेल्दी हैं। अगर आप इन चेकलिस्ट में फेल होते हैं तो आपको आज से कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्यों बदलाव लाने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट तक बने रहिएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपकी सेहत आपके हाथों में है। अगर आपने आज कुछ बदलाव नहीं लिया तो हो सकता है कि आज आप फर्स्ट फेज में हो, जो मैंने 3 लेवल बताया आपको सिग्नल्स पे। हो सकता है कल को आप सेकंड पे और फिर उसके बाद आपने फिर ध्यान नहीं दिया तो आप थर्ड फेज पे चले जाए। हो सकता है फर्दर भी कुछ बुरी घटनाएं हो सकती हैं थर्ड फेज के बाद भी। चलिए समझते हैं क्या करते हैं। तो मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज चेक करिए, फर्स्ट पॉइंट, आपके बॉडी में आपका वेट आइडियल है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, आइडियल वेट पे रहना बहुत जरूरी है। आप आइडियल वेट पे नहीं हो, ओवरवेट हो, 130 तरह की बीमारियां सीधी तौर पे जुड़ी होती हैं वजन से। सो मस्ट चेक कि आपका वेट कितना है, आप ओवरवेट तो नहीं है। फर्स्ट चेकलिस्ट। सेकंड, आपके बॉडी का फैट परसेंटेज। अब सिर्फ वेट नहीं मायने रखता है, आपका वजन सिर्फ मायने नहीं रखता है, वजन के साथ साथ आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है, बहुत जरूरी है। तो क्या आपका जो आपके बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो हेल्दी रेंज में है कि नहीं है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉडी का 1% भी फैट परसेंटेज ज्यादा है, सुनिए ध्यान से, अगर आपके बॉडी का 1% भी बॉडी फैट ज्यादा है तो ये कल को आपको शुगर की तरफ लेके जा सकता है। इट कैन रेसिस्ट योर इंसुलिन। ये आपके इंसुलिन को सेल्स में डिपॉजिट होने से रोक सकता है, फैट, जिसको हम लोग फैट ऑब्स्टेकल बोलते हैं, जिससे कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो चेक करिए क्या आपके बॉडी का फैट परसेंटेज हेल्दी रेंज में है। आपका सवाल होगा कि हेल्दी रेंज क्या है, तो वो फैट एक बहुत बड़ा चैप्टर है एंड मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि मैं फैट के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊँ। सो वो एक अलग चीज़ है। सो हाँ, तो फैट आपका हेल्दी रेंज में होना चाहिए। थर्ड, आप स्मोकिंग या लिकर या शुगर ये खाने पीने की ज़्यादा एडिक्टेड तो नहीं है आप। स्मोकिंग बहुत बुरा होता है, पता है आपको, ये आपके वेन्स को श्रिंक कर सकता है जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आ सकती है, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सो स्मोकिंग, अगर आप अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एम्प्टी बहुत हाई एम्प्टी कैलोरी होता है। अगर उसमें हम अल्कोहल को छोड़ दें तो दूसरी चीज़ भी उसमें जो एम्प्टी कैलोरी है, दोनों में, शुगर में और इसमें बहुत हाई एम्प्टी कैलोरी होता है। तो आपको क्या करना है, शुगर को अवॉइड करना है, लीकर ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। चेक करिए मेरे जो चेकलिस्ट में आपको दे रहा हूँ, क्या इससे आप मैच कर रहा है, क्या आप उस रेंज में हैं। नेक्स्ट, नो लीकर, कोई भी लीकर आप नहीं लेना है, राइट। इवन कि मैं आपको ये भी बोलता हूँ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उन्हें भी अवॉइड करिए। लाइक इफ आई से, तो मुझे खुद याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब कोल्ड ड्रिंक पिया था। और मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं एक टाइम में मैं बहुत शुगर पसंद करता था, पर आज ऐसा वक्त है कि मैंने कई दिनों से शुगर नहीं खाया है, कई महीनों से आई थिंक। तो आप कभी भी बदलाव ला सकते हैं, आप अपनी सेहत में कभी भी चेंज। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ खाने के लिए आप बहुत एडिक्टेड हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। बस आपको सही संगत ढूंढना है, सही एसोसिएशन ढूंढना है। अगर आप सही परिवेश में रहोगे तो आपकी आदतें सही हो जाएंगी। अगर आप एक सही कम्युनिटी के साथ हैं तो आपकी आदतें सही हो जाएंगी, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अपनी आदतों को, जो बुरी आदतें हैं, उसे सुधारिए। तो लीकर नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। शुगर नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके अवॉइड करिए। क्या आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करते हैं? कुरकुरे, मुरमुरे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं आजकल तो हर चीज़ पैकेज होके आती है घर में। आपका सॉस, फ्रूट जैम, ये सब प्रोसेस्ड है, ये सब प्रोसेस्ड है। मैक्सिमम जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, उसे अवॉइड करिए। आगे, क्या आप एक्टिव हैं? क्या आपकी दिनचर्या एक्टिवली बीत रही है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप यूं ही बैठे बैठे दिन बिता रहे हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी। हाँ, तो आप कितने एक्टिव हैं? क्या आप अपने लिए दिन में वक्त निकाल रहे हैं जहां पे आप थोड़ी एक्टिवली
कहीं इंगेज हो पाएँ, कुछ वर्कआउट सेशन कर पाएँ, कहीं पे मोटिवेट हो पाएँ एकदम कुछ करने के लिए। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो विचार करिए, करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका स्लीप साइकिल कैसा है? क्या आप 7 घंटे की नींद ले रहे हैं? अब 7 घंटे की नींद ही सिर्फ बात नहीं है, 7 घंटे की नींद के साथ है कि आपका स्लीपिंग आवर क्या है, आप किस वक्त सो रहे हो। यू नो, कोशिश कीजिए कि 11 बजे से हम पहले आप सो जाएं, 11 बजे से पहले आप सो जाएं और सुबह 5-6 बजे तक जग जाए आप। एक आइडियल टाइमिंग होता है सोने का, ताकि आपका जो ब्रेन फंक्शनल अच्छा, आप सोओगे अच्छे से तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करेगी, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करेगी तो कल के अगले दिन आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो सोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सोओगे नहीं तो आपके ब्रेन का सेलुलर डेब्रिस बाहर नहीं जाएगा। सो सोना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। यू नो, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करती है अगर आप अच्छे से सोते हैं। नेक्स्ट, क्या आप हाइड्रेट हैं दिन भर? क्या आप अपने आप को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रख सकते हैं? क्या आप पानी लेते हैं जितना पानी आपको चाहिए? बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा पानी कितना लेना चाहिए। तो क्या आप पानी ले रहे हैं? चेक करिए कि आपके दिनचर्या में जितना पानी आपको लेना चाहिए आप उतना ले रहे हैं। पानी ले रहे हैं तो किस तरह से पानी ले रहे हैं? खाते वक्त एक बार में 1 लीटर पानी ले लेना, एक बार में ऐसे खींचा और 1 लीटर साफ नहीं। पानी पीने का भी तरीका होता है। ये सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में बताने लगो तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो क्या आप सही तरीके से बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं? चेक करिए, ये आपका चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या आप अपने दिनचर्या में खुश रहते हैं? हंसिए, खुश रहिए। आप जितना खुश रहोगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होंगे, आपकी कॉर्टिसोल बॉडी की कम होगी। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, थोड़ा सोशलाइज्ड हो जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए। बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं होना है, वो तो और स्ट्रेस की तरफ ही लेके जाता है। थोड़ा सोशलाइज हो जाइए, राइट। कुछ कॉमेडी शोज देखिए। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके शौक हैं, उसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जो भी आपके हॉबीज़ हैं खुल के इंजॉय करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हॉबी है सिंगिंग, म्यूजिक, डांस करना। मैं हमेशा करता हूँ, मैं नहीं देखता मेरे सामने कौन है। मैं खुद को खुश रखने का प्रयास। आपकी जो भी हॉबीज, आपकी हॉबीज कुकिंग है, आपका इंटरेस्ट बुक्स रीडिंग है, या फिर लाइक आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जहाँ भी आप जो करके आपको नेचुरल वाली वो हैप्पीनेस आती है, कीजिए। बहुत अच्छा है आपके लिए। तो क्या आप दिन भर खुश रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं? बच्चों का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस। वाह, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। क्या आप स्ट्रेसफुल हैं या आप खुश हैं? चेक करिए। आगे बढ़ते हैं। पता है आप जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे ना, जब हम स्ट्रेस में, सुनिए एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। हम जब स्ट्रेस में रहते हैं हमारी जो बॉडी है एक इमरजेंसी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसको। वो इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है पता है? वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ने से रोकता है। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के स्ट्रेस लेवल को बढ़ने से रोकता है, लेकिन ये कंटिन्यू 7 दिन से ज़्यादा हमारे बॉडी में नहीं बनना चाहिए। अगर कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में 7 दिन से ज़्यादा बनता है तो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। एक तरह का ग्लूकोज ही होता है वो, आप कह सकते हैं। तो आप कल को डायबिटिक हो जाएंगे। इसीलिए जिन्हें डायबिटीज़ होता है, जिन्हें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, उन्हें डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आप जितना टेंशन लोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस हार्मोन्स बनेगा, और वो हार्मोन्स जितना ज़्यादा बनेगा, कॉर्टिसोल जितना ज़्यादा बनेगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप हाई डायबिटिक हो जाओगे आगे, राइट। सो खुश रहिए, हंसते रहिए। नेक्स्ट, क्या आप मेडिटेशन करते हैं? हर 5 से 10 मिनट अपने लिए मेडिटेशन का निकालिए। स्पिरिचुअली अगर हम कहीं पे फोकस करते हैं, जैसे आपको हो सकता है दिन भर में कभी टाइम ना मिले, कहीं पे आप रुक के नहीं करते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कब मेडिटेट करता हूं या मैं कब 5-7 मिनट करता हूं। मेरी आंख जब भी खुलती है तो सबसे पहले मैं 5-7 माफ़ करते हैं। क्या आप लोगों को माफ़ करते हैं? ये आपके गुणों में से एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर पता है आपको खुश रखने में ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। इसलिए नहीं कि हमें उन्हें माफ़ करना है, लर्न टू फॉरगिव, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें उन्हें माफ़ करना है, बल्कि इसलिए कि हमें अपने सर से एक बर्डन उतारना है। हाँ, हम लोग में ज़्यादातर लोग क्या, वो कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, उससे ईर्ष्या, ये वो। अरे नहीं, आप फॉरगिव करना सीखिए। क्या आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भुलाते हैं इन चीज़ों को? नहीं, तो आपको सोच समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं।
हमेशा आप कार या बाइक या कुछ भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा आप अपने सेफ्टी का ख्याल रखिए। क्या अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हैं? यूज़ सेफ्टी, जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करिए। क्यों बताता हूँ? इससे आपकी एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, सर में कुछ चोट आ गया मेजर, कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, आप जिंदा तो हैं लेकिन आपका कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी तो आपका हेल्थ स्पेन वहीं खत्म हो जाएगा। हेल्थ स्पेन जैसे खत्म होगा आपका लाइफ स्पेन छोटा हो जाएगा, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी। तो हमेशा जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस रहती हैं उन्हें हमेशा फॉलो किया करिए, तो आपके एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में मदद करेगा। आगे चलते हैं। आपके डाइट में मिनरल्स सही मात्रा में होना। आप डाइट तो हम सबको पता है, डाइट के बारे में इतनी सारी बातें आपको बताई। आपकी डाइट में सारे 19 एसेंशियल विटामिन, एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए, वो सब होने चाहिए। अपने डाइट का ख्याल रखिए। ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बताऊंगा। एंड नेक्स्ट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सबसे ज़रूरी, और ये लास्ट है सबसे ज़रूरी, और वो है कि आपके लाइफ में कोई पर्पस है कि नहीं। बिकम पर्पसफुल। यू नो, आपको पर्पस, आपकी लाइफ में क्या पर्पस है? अगर आप पर्पस नहीं रहो, आप पर्पसफुल नहीं रहोगे तो आप पता है आप कहीं भी आप कुछ भी करने लग जाओगे, और जो कुछ भी करने लग जाता है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो लाइफ में वो फेलियर की तरफ ही बढ़ेगा। सो जो फेलियर की तरफ बढ़ेगा वो बीमार पड़ेगा, हमारी एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी। पर अगर आपके पास हर फेज को, हर एज के हर फेज के लिए अगर आपके पास पर्पस है, गोल है, तो आप उस एनर्जी से खुद को ड्राइव करते हो, उस पर्पस के एनर्जी से खुद को ड्राइव करते हो। और जब पर्पस के एनर्जी से आप खुद को ड्राइव करते हो तो आपके पास परेशान होने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, आपका ध्यान नहीं भटकता है, आप एक जगह पे फोकस्ड होकर आगे बढ़ते हो, जो आपको हेल्प करता है हेल्दी बनने में। सो ध्यान रखिए, इन चेकलिस्ट का रिव्यू करिए, इसमें से क्या क्या चीज़ आपको आपने टिक किया और कहाँ पे आप पीछे छूट रहे हैं। ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। ये चीज़ें आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, आपने कुछ सीखा समझा होगा। आज मैं आपको फिर से एक लाइन जो हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ, कोई भी सेशन हो, मेरा फेवरेट लाइन है और आपके लिए वापस मैं हमेशा यही बोलता रहूँगा कि आज जो भी हमारी फिजिकल स्टेट, जो भी हमारी सेहत है, जैसी हमारी सेहत है, ये हमारे आने वाले पिछले 4, 5, 7 सालों के डिसिप्लिन का परिणाम है कि आपने पिछले 5 साल कैसे बिताए, आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहा, और जो मैंने चीज़ें बताई आपको, ये सब चीज़ें कैसे रही, उसका परिणाम आज आप भोग रहे हैं। हाँ, सो अब बड़ा सिंपल है कि अगर हम अपने पास्ट की वजह से प्रेजेंट को जी रहे हैं तो अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए प्रेजेंट को ठीक करना जरूरी है। तो आज से अगर आप कुछ अच्छी आदतें लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 दिन लेट से सोते हैं, 2 दिन आपका डाइट खराब रहता है, 10 दिन आपका डाइट खराब रहता है, तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। पर आप बार बार जब वो गलती करोगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, जैसे अच्छी चीज़ें क्या कर सकते हो आप, मेरे सेशन में बने रहना अंत तक, है ना। सबसे अच्छा चीज़ जो आप कर सकते हो अपने लिए, मेरे इन्फॉर्मेशन सेशन का हिस्सा बन सकते हो। वन ऑफ द थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आप एक चीज़ ये कर सकते हो, अच्छी चीज़ें हैं, यू नो। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। हमारे वर्कआउट सेशन दिन में 2 बार होते हैं जो बहुत एक्सट्रीमली अमेजिंग होते हैं। आपको हर तरह के अलग अलग तरह के वर्कआउट, मेरे साथ जो लोग वर्कआउट करते हैं, आप बताओ कभी भी आपका वर्कआउट कभी वर्कआउट लगता है क्या? मस्ती मजाक में हम लोग 1 घंटा वर्कआउट कर लेते हैं, डांस वैंस, लॉट्स ऑफ फन। सो देखिए, आज से कुछ आदतों को बदलना शुरू करिए, सारी चीज़ों को आज से बदलिए। मैं बताता हूँ, अगर आपने आज कदम उठा लिए ना, तो आने वाला जो फ्यूचर है आपका बेहतर होगा। और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ 1 घंटा बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज के इन एजुकेशन से आपकी सेहत बेहतर होगी, आप अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज का भी कुछ ना कुछ कल्याण करेंगे इन नॉलेज के साथ साथ। सो थैंक यू वेरी मच। स्टेप आपको आज ही उठाना है। अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यूसली परमानेंटली अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप हमें डायरेक्ट DM कर सकते हैं। हमारे पास सारे प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करके DM में बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ आप हमारे कम्युनिटी के साथ खुद को प्लग इन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे सेशन डेली करते हैं। डेली आपको गाइड किया जाता है, कोच किया जाता है, और आप एक सेहतमंद जीवन एकदम हंसते खुशते बिताते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग अपने सेशन को यहीं खत्म करेंगे। अगर मेरे सेशन से आपको कुछ भी अच्छा लगा तो जो चीज़ आप होपफुली सब अच्छा ही लगा होगा, तो आप 3 चीज़ें मुझे DM कर सकते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे 3 अच्छी चीज़ें जो आपको अच्छी लगी इस सेशन में वो आप मुझे DM कर सकते हो। फेसबुक लाइव पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी मुझे 3 चीज़ें पर्सनली DM कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।